मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में इमरजेंसी फंड की बात कर चुका हूँ। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड जो वैसी परिस्थिति में हमारे काम आता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते या फिर पैसे होते हैं और हमें पता नहीं होता, अचानक से खर्च आ जाता है, आपातकालीन स्थिति। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाने से पहले सबसे पहले तो आइए समझते हैं कि आखिर इमरजेंसी फंड जरूरत ही क्यों है हमें। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक्चुअली फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, हम सिर्फ वर्तमान के बारे में जानते हैं, वर्तमान पे फोकस कर सकते हैं। फ्यूचर में हम किस जॉब में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस परिस्थिति में रहेंगे, हमें नहीं पता होता। अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो भी हमें पता नहीं होता। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए हमारे पास एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो हमें हर तरह की विकट परिस्थिति से बाहर निकाल के लेके आ जाए। अब अगर बात करें कि कितना, आखिर ये फंड होना कितना चाहिए, इमरजेंसी फंड की बात अगर आती है तो दिमाग में सवाल आता है कि आखिर कितना करें, कितना पैसा हो कि हम इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकते हैं। यूजुअली बोला जाता है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा कहते हैं, बहुत सारी किताबों में लोगों ने लिखा है, 3 से 6 महीने का पैसा आपके मासिक खर्च के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए है, तो कम से कम 1.5 लाख से 3 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि क्या ये सफिशिएंट है, इतने से काम हो जाएगा? आप तो अभी बात कर रहे थे कि मेडिकल अर्जेंसी आ गई तो क्या करेंगे। हो सकता है कि ये पर्याप्त ना हो, मैं नहीं कह रहा कि ये राशि पर्याप्त है, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर है कि आपको तुरंत सोचने पे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। एटलीस्ट इतने पैसे जरूर आपके पास रहेंगे कि जरूरत आ ही गई तो आप उस मद में खर्च कर सकते हैं जिसको आप इमरजेंसी बोल सकते हैं। इसलिए 3 से 6 महीने का पैसा तो होना चाहिए। स्टैंडर्ड है 6 महीने, अगर पॉसिबल है तो आप 3 साल का पैसा रख लीजिए। 3 साल तक आपको कमाने की जरूरत ना पड़े, किसी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ गई तो भी आप 3-4 महीने आराम से आप बिना जॉब के भी काम कर सकते हैं। और 3-4 महीने इनफ टाइम होता है किसी भी इंसान को दोबारा जॉब ढूंढने के लिए, तो ये इमरजेंसी में आपके काम आ जाएगा। मेडिकल अर्जेंसी आ गई तो भी उस परिस्थिति में यह पैसा आपको हेल्प कर सकता है। हालांकि मेडिकल अर्जेंसी के लिए ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, चाहे हमारी कमाई जितनी भी हो। आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख रुपए कमाते हो, मेडिकल अर्जेंसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस आपका जरूर होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी इसके प्रावधान कर रखे हैं। जिन लोगों की सैलरी कम होती है उनके लिए गवर्नमेंट ने ESIC की फैसिलिटीज दे रखी है। जो लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो जरूर ESIC की फैसिलिटीज देती है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर ESIC की फैसिलिटी नहीं देती है तो आप पता कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने HR डिपार्टमेंट से पता कीजिए कि आपको ESIC की फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती। ESIC क्या है? ESIC है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियोजित है और हर स्टेट गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देनी चाहिए। और जिनकी सैलरी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के ऊपर है उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको जरूर मिलना चाहिए। और अगर किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, नाइदर यू आर गेटिंग दिस ESIC, यू आर नॉट गेटिंग दिस मेडिकल इंश्योरेंस, आप अपना पर्सनल करा लीजिए। पर्सनल तो होना ही चाहिए आज की डेट में। आज की डेट में आप मेडिकल इंश्योरेंस में मंथली हार्डली 200-300 रुपए पे करेंगे, मतलब साल का 2,000-2,500 रुपए पे करना पड़ेगा। आप पता नहीं कितने हजारों इधर उधर खर्च कर देते हैं, एक ट्रैवल में उतना खर्च हो जाता है। अगर साल का 2,000-3,000 रुपए अगर आप खर्च कर लेते हैं और अगर आपको लाखों रुपए का कवरेज मिल जाता है तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। मतलब ऑल ऑफ अ सडन, ईश्वर न करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मान लीजिए यार आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ गई मेडिकल अर्जेंसी में, तो वैसी परिस्थिति में या तो आपको अपने जेब से निकालना पड़ेगा या फिर किसी से मांगना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थिति अच्छी नहीं है। जबकि मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो उस इंश्योरेंस से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आजकल तो कैशलेस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं जरूर इस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल तो बात कर रहे हैं हम इमरजेंसी फंड की, तो वापस आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया, कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए हमें समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि इसको बनाएं कैसे, इमरजेंसी फंड आके नियोजित कैसे बने, जमा कैसे करें। ऑलमोस्ट अपने फाइनेंस के सारे वीडियोस में बजट की बात करता हूं मैं। आप भी सुन के शायद बोर हो चुके होंगे कि यार ये हर वीडियो में बजट की बात करने लगते हैं, बट बजट से ही तो शुरुआत होती है। जब तक आपका बजट तय नहीं, आप काम कैसे करेंगे। आपके पास 10 रुपए आया है, 10 रुपए को कहां खर्च करना तो तय करना पड़ेगा ना। जब तक तय नहीं करेंगे कैसे होगा। इसलिए बजट की बात मैं हर वीडियो में करता हूं। तो इमरजेंसी फंड का भी एक बजट होना चाहिए।
अब आपको 5% जमा करना है, 10% जमा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा तरीका ये आप पे इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर कितनी जल्दी आप इमरजेंसी फंड तक पहुंचना चाहते हैं। एग्जाम्पल कि आपके 50,000 रुपए महीने का खर्च है, तो 6 महीने के हिसाब से आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए। 3 लाख रुपए कितनी जल्दी आप जमा करना चाहते हैं? अगर आपको बहुत जल्दी जमा करना है, क्या पता आपको 20,000 रुपए हर महीने जमा करने चाहिए, 25,000 रुपए हर महीने जमा करने चाहिए। 50% पैसा डाल दीजिए इमरजेंसी फंड में, बाकी सारे कट डाउन कर दीजिए, सारे खर्चे कम कर दीजिए। 50% पैसा डाल दीजिए इमरजेंसी फंड में, आप जल्दी पहुंच जाएंगे इमरजेंसी फंड के बजट में। इमरजेंसी फंड आपकी रेडी हो गई। एक बार आपकी इमरजेंसी फंड रेडी हो गई, उसके बाद टेंशन नहीं है, फिर तो आप 2,000 4,000 रुपए के डालते रहिए वहीं पे। प्लस वो इंक्रीज भी करता रहेगा। उसको एफडी में डाल के रखिए, उसको आरडी में डाल के रखिए, मतलब लिक्विड मनी में डाल के रखिए, जहां पे और तोड़ने पे अगर आप उसको बीच में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका कोई नुकसान आपको ना हो, एटलीस्ट उतना इंटरेस्ट मिल जाए जितने दिन आपने उस सेविंग कंडीशन में उसको रखा है। तो ऐसी जगह पर लिक्विड मनी के रूप में रखिए। इसके बाद जब बजट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है कि अननेसेसरी के एक्सपेंसेस कट कर दीजिए। मतलब अननेसेसरी के एक्सपेंस किसको बोलते हैं? यूजुअली ये सब इम्पल्सिव बाइंग होते हैं, जिसका कोई नीड नहीं होता, वाला सडन खरीद लेते हैं। अभी आने वाली है, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपर्स जो हैं वो अभी ऑफर देंगे, आपको डील देंगे, 50% ऑफ, 80% ऑफ, आइए खरीद के ले जाइए। क्योंकि आपको लगता है कि वहां से खरीदने से हमें ऑफर मिलेगा, और गलत भी नहीं है, इसमें खरीदने में कुछ बुराई भी नहीं है। अगर आपके पास बजट है, अगर वो आपके बजट, वापस से आगे मैं बजट पे, तो अगर आपके पास बजट है, बजट का हिस्सा है, आपने ऑलरेडी बजट कर रखा है, पूरे साल से आपने पैसा जमा करके रखा है इस बाइंग के लिए, करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपल्सिव बाइंग नहीं करिए। मान लीजिए किसी ने नया मोबाइल खरीद लिया, अभी आईफोन का नया मॉडल आ गया, आईफोन 15 मार्केट में धमाल मचा हुआ है, लोग लाइन लगा के आईफोन खरीद रहे हैं। अब आप भी आईफोन खरीदने चले जाइए, आपका बजट है नहीं, तो वो तो इंपल्सिव बाइंग होगी ना। क्यों जरूरत है? मतलब अगर आपको लगता है कि आईफोन 14 से भी काम चल जाएगा, 12 से भी काम चल जाएगा, बिना आईफोन के एंड्रॉइड फोन से भी काम चल जाएगा, तो क्यों जरूरी है दूसरों की देखा देखी आईफोन 15 खरीदने की? क्यों जरूरत है लाखों रुपए लगाने की? नहीं है जरूरत। आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ तो आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कीजिए, और दूसरी तरफ अपनी इनकम को भी बढ़ाने का सोचिए। अब इनकम कैसे बढ़ेगा? एक तो तरीका है जहां आप काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, वहां पे आप अपनी स्किल इंप्रूव करिए। ऑलमोस्ट मैं सारे वीडियोस में इसकी बात करता हूं, स्किल्स को इंप्रूव कीजिए और सैलरी बढ़ाइए। लेकिन इसके अलावा जो तरीका है, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। अपनी एक्चुअल जॉब के अलावा पार्ट टाइम जॉब। आप बोलेंगे पार्ट टाइम जॉब कैसे होगी? बिल्कुल हो सकती है। वीकेंड की जॉब भी आती है, जहां पे आप सैटरडे संडे को काम करके पैसा कमा सकते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे का काम कर सकते हैं आप। मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाइए आप जो कितने बजे ऑफिस जाते होंगे? 9 o'clock पे ऑफिस जाते होंगे, 8 बजे घर से निकलते होंगे, राइट? मान लो 12 घंटे भी लग जाते हैं, सुबह 8 से रात 8, आना जाना मिला के 12 घंटे आपके जॉब में लग जाते हैं। फिर भी सुबह 6 से 8 का टाइम है आपके पास, फिर भी शाम को 8 से 10 का टाइम है आपके पास। मतलब हाँ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट यू कैन हैव एक्स्ट्रा मनी इन दोज पीरियड। आप ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग कीजिए, आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी, साइकोलॉजी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, कॉमर्स पढ़ी होगी, जो पढ़ाई करी उसी की ट्यूशन पढ़ाइए ना। कुछ तो मिल ही जाएंगे आपको लोग, और उसमें कुछ 1000 रुपए अगर आपके आ जाते तो क्या बुराई है? वीकेंड्स वाले जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांस के इतने अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, हमें इसका आइडिया ही नहीं होता। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतनी चीजें अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में और वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तीसरा और एग्जांपल है, घर में कुछ अननेसेसरी की चीजें पड़ी हुई हैं जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पिछले 1 साल से आपने यूज ही नहीं किया, पड़ा हुआ है, बेच दीजिए उसको। क्या करना है रख के? घर में कचरे की तरह जमा है, घर में वो कचरा बना हुआ है, गर्द भी जमा कर रहा है घर में, और कुछ कमा के भी नहीं दे रहा, उसको बेच दीजिए, पैसे आ जाएंगे, और उसको इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए, वो कुछ बना के ही देगा ना। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा बेड पड़ा हुआ है। अब उस एक्स्ट्रा बेड को आपने पिछले 1 साल में यूज नहीं किया, उसको अगर आप बेचेंगे 10,000 रुपए आएंगे, कम अमाउंट बता रहा हूं, चलिए 10,000 रुपए आएंगे। अब वो 10,000 का गद्दा 10,000 का एक पैसा भी आपको नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपने उसको बेच दिया, वो 10,000 रुपए को आपने सेविंग अकाउंट में भी डाल दीजिए, तो साल का 4% तो आपको दे ही देगा ना। और अगर आपने उसको कहीं सही जगह पे डाल दिया जहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, 8%, 10%, 20% तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने शायद, बट 8%, 10%, 12% तक मिल गया अगर आपको रिटर्न, तो फिर कोई रोकने वाला ही नहीं है। गोल्ड खरीद लीजिए उसके बदले। लकड़ी का सोफा, लकड़ी का बेड आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा है, लेकिन उसी अमाउंट का आपने गोल्ड खरीद लिया। गोल्ड तो अप्रिशिएट ही होता रहता है, हमेशा एक्स्ट्रा इनकम देके देगा। आज 10,000 का गोल्ड खरीदेंगे, 6 महीने बाद वो 12,000 रुपए का हो जाएगा, 2,000 रुपए हो गए आपके एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मनी इनकम करने के साधन ढूंढिए,
और जो भी इसमें से पैसा आता है उन सबको डाल दीजिए इमरजेंसी फंड में। इमरजेंसी फंड ऐसे बनता है। और इंपॉर्टेंट है विंडफॉल मनी। विंडफॉल मनी किसको बोलते हैं? विंडफॉल समझते हैं बारिश, अचानक से बारिश होने लगी। अभी अचानक से बारिश कहां से होती है? आपने साल भर टैक्स दिए हैं, आईटीआर फाइल किया, आईटीआर से पैसा वापस आ गया, गवर्नमेंट ने आपके पैसे वापस किए, तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था गवर्नमेंट आपके पैसे वापस करेगा। ये आपका कमाया हुआ पैसा है लेकिन जा चुका था, वापस आया है, ये हो सकता है। किसी को आपने कर्ज दिया था, भूल गए थे, वो वापस आ गया। बोनस आ गया, आप जॉब करते हैं, बोनस तो जॉब में भगवान भरोसे ही मिलता है, तो आपको बोनस मिल गया, कंपनी ने आपको बोनस दे दी, जितने भी बोनस दे दिए, आप उन सारे पैसों को उठाइए और इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। मत कीजिए खर्च। अब आप बोलेंगे कि हम अपनी लाइफ जीना बंद कर दें, नहीं, जरूरत नहीं लाइफ जीना बंद करना। आप अपनी लिमिट को मत कम कीजिए, बट जो पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको तो सही जगह पर डालिए। और इमरजेंसी फंड आखिर बना ही क्यों रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं ना कि हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकें। तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है तो इमरजेंसी फंड पहले होना जरूरी है। एक बार आपका इमरजेंसी फंड सेट हो गया, फिर आप कीजिए ना जो करना है, फिर कोई नहीं रोक रहा आपको। अपनी सेविंग को ऑटोमेट कीजिए। अब ऑटोमेट कैसे करेंगे सेविंग को? ऑटोमेट ऑलमोस्ट सारे सेविंग के वीडियोस में मैंने आपसे बात करी है कि ऑटोमेट करने का मतलब है आपका जो अकाउंट है जिसमें पैसा आता है उसमें ऑटोमेट का ऑप्शन आता है। नहीं आता है, जाइए अपनी बैंक की वेबसाइट पे पढ़िए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डिपेंड करता है अपने कौन सा बैंक का अकाउंट है आपके पास। ऑटोमेटिक डिडक्शन का ऑप्शन सब में होता है। किस मद में कितना पैसा डालना है, आरडी में डालना है, एफडी में डालना है, कहां डालना है, ऑटोमेटिक पैसा निकलेगा और चला जाएगा। ऑटोमेट कीजिए। अब ऑटोमेट करने का फायदा क्या होता है कि आपको मैनुअली नहीं करना है, आप टालेंगे नहीं उसको। मैनुअल चीजें कई बार टाल दी जाती है। एक रिसर्च करता है कि इंडियंस के पास, हम भारतीयों के पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे हैं, और हमारे इंटेंशन भी खराब नहीं है, हमारे इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, टालने की। हम चीजों को टाल देते हैं। तो अगर पैसा मैनुअली आपको कहीं जमा करना होगा ना, आप टाल देंगे, अच्छा ठीक है करते हैं ना, देखते हैं ना, ऐसे मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक कर दिया तो ऑटोमेटिक वो कटेगा और चला जाएगा उस मद में जहां आपको जमा करना है। तो ऑटोमेट कीजिए अपनी सेविंग्स को। मैंने पिछले कुछ वीडियो में बात करी है कि आपको ऑटोमेटिक सेविंग एक दूसरे अकाउंट में होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड का अकाउंट सेम नहीं होना चाहिए। जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, जिस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें आपकी इमरजेंसी फंड जमा नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड हमेशा उस सेविंग अकाउंट में जमा होनी चाहिए जहां आप यूज ही नहीं करते, वो पड़ा होना चाहिए किसी कोने में। उसका एटीएम कार्ड भी घर में किसी बक्से में बंद करके रखिए, अपने पास रखिए मत कि खर्च करिए। ऑनलाइन बैंकिंग बंद करके रखिए, जब जरूरत पड़े तो उसको एक्टिवेट कीजिए। मतलब थोड़ा ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके रखिए कि आपको, मतलब हम स्वभाव से आलसी हैं, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखिए कि अगर उसको एक्टिवेट करना भी पड़े ना तो 2-4 स्टेप्स फॉलो करना पड़े, ओटीपी डालना पड़े, उसको एक्टिवेट करना पड़े, तब पैसा निकलेगा। अब इतनी चीजें करनी पड़ेगी तो अपने आप ही टल जाएगी, फिर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्योंकि फटाफट यूसेज, आजकल यूपीआई आ गया ना, यूपीआई में आप स्कैन करते हो, फटाफट पैसे पे कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता। कैश घर में होगा, निकाल के जमा कर दे देंगे, खर्च हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी फंड आपके एक ऐसे अकाउंट में होना चाहिए जिसको आपको यूज करने में परेशानी हो, और जैसे ही आप परेशानी की बात आएगी आप उसको टाल दीजिएगा। हमारी फितरत है, हम इंसान होने के नाते ऐसी फितरत है हमारी। और इंपॉर्टेंट है, इसको कंपेयर कीजिए आप इसके हाई रेट ऑफ वाले डेट से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है, तो आप कंपेयर कीजिए कि कहां जमा करना है। आइडियली आपको दोनों जगह जमा करना चाहिए। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डेट को भी जल्दी जल्दी पे करना चाहिए, एंड साथ में इमरजेंसी फंड में भी जल्दी जल्दी पैसे डालने चाहिए। एक पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए आप अपनी पूरी कमाई का 30% सेविंग में डालना चाहते हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप डाल दीजिए इमरजेंसी फंड में, एंड पर्टिकुलर परसेंटेज डाल दीजिए आप आपके रीपेमेंट ऑफ डेट्स में। बट दोनों को ऑटोमेट कीजिए, दोनों को प्रायोरिटाइज कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज, स्टे कमिटेड। कमिटेड रहिए। अभी जितनी बातें हमने ऊपर करी ना, हमने 6-7 बातें कर ली। हमने बात कर ली कि हमारा बजट होना चाहिए, हमने बात कर ली कि ये क्यों जरूरी है, हमने बात कर ली कितना अमाउंट जमा होना चाहिए, हमने बात कर ली किस प्रकार से हम एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं, बात कर ली किस प्रकार से हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, सब बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमिटमेंट के साथ रहिए। वो है ना सलमान खान का एक डायलॉग है, एक बार जब मैं कमिट कर देता हूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये कमिटमेंट चाहिए। अगर ये कमिटमेंट आपने अपने आप से कर दी, आपका इमरजेंसी फंड भी बनेगा, आप धनी भी बनेंगे, आपके पास पैसे भी आएंगे, और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी।
तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं, आप खूब सारा पैसा कमाइए, धन संपत्ति बनाइए, खूब धनी बनिए, समृद्धि आए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। यही दुआएं हैं हमारी आपके लिए। हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।